अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। इस वक्त मुल्क के अवाम तारीखी महंगाई से परेशान है। अपोजिशन में महंगाई के खिलाफ कैंपेन करने वाली पीडीएम हुकूमत के दौर में अवाम बदतरीन महंगाई से गुजर रहे हैं। चीनी, बिजली, आटा, खाने पीने की दीगर अशिया की महंगाई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद बिजली की कीमतें हाईएस्ट स्लैब के लिए 50 रुपये फी यूनिट से तजावुज कर गई हैं, क्योंकि बिजली के बिलों में अवाम 30% रकम तो सिर्फ टैक्स की मद में अदा करते हैं और मौजूदा हुकूमत टैक्स ना देने वाले सेक्टर से टैक्स लेने के बजाय पहले से टैक्स देने वाले अवाम पर बोझ में इजाफा किया जा रही है। ज़राअत से मुंसलिक बड़े बड़े ज़मींदार, प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक कारोबार और रिटेलर्स पर हुकूमत तनख्वाहदार तबके की तरह टैक्स लगाने को तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को पैरों पर खड़ा करने के दावे तो करते हैं, मगर इकदामात वो कर रहे हैं जिससे पहले से महंगाई से पिसे हुए तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगाकर उनकी कमर तोड़ रहे हैं। शहबाज राना की खबर के मुताबिक मुल्क में तनख्वाहदार तबका एक्सपोर्टर्स और रिटेलर से तकरीबन 200% ज़्यादा टैक्स देता है। गुज़िश्ता माली साल में भी तनख्वाहदार तबके ने 264 अरब रुपए टैक्स दिया, जबकि एक्सपोर्टर्स और रिटेलर्स ने मिलाकर सिर्फ 89.5 अरब रुपए टैक्स अदा किया, जो तनख्वाहदार तबके से 175 अरब रुपए कम है। एक्सपोर्टर्स ने 27.7 अरब डॉलर्स की बरामदात की, जबकि सिर्फ 74 अरब रुपए टैक्स अदा किया, जबकि रिटेलर्स ने सिर्फ 15.6 अरब रुपए टैक्स दिया, जो कि मुल्क की टोटल इनकम टैक्स कलेक्शन का सिर्फ 0.4% है। हालांकि रिटेल सेक्टर का मईशत में हिस्सा 19% है। खबर के मुताबिक हालिया बजट में हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके के टैक्सेस में इजाफा कर दिया है, मगर 5000 रिटेलर्स को उनकी रजिस्ट्रेशन की शराइत आसान करके आज़ाद छोड़ दिया है। जबकि ज़राअत का मुल्क की मईशत में हिस्सा 22% से ज़्यादा है, मगर सूबों ने इस सेक्टर से 4 अरब रुपए से भी कम टैक्स इकट्ठा किया है। गरीब किसानों पर टैक्स ना लगाइए, मगर बड़े बड़े ज़मींदारों पर तो लगाइए। भारत का एक शहर पाकिस्तान के पूरे सूबों से ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करता है, मगर हुकूमतें मुल्क को पैरों पर खड़ा करने के दावे किए जा रही हैं और पहले से टैक्स देने वाले तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट का बोझ बढ़ाई जा रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशो 10% भी नहीं है, जबकि भारत का 16%, नेपाल का 17% है। और यही वजह है कि पाकिस्तान मुसलसल खसारे किए जा रहा है और मुल्क का टोटल कर्जा गुज़िश्ता 5 सालों में 24,000 रुपये से बढ़कर 59,000 अरब रुपए पर पहुंच गया है। ऐसे चलेगा तो मुल्क कैसे चलेगा? हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो खुद चेयरमैन FBI रहे और उन्होंने चीज़ें बदलने की कोशिश की, मगर खुद उनके बकौल इतनी ज़्यादा उनको अपोजिशन का सामना करना पड़ा कि उन्हें एग्जाइटी हो गई, डिप्रेशन का वो शिकार हो गए। साथ ही ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने दिसंबर 2021 में कहा था कि पाकिस्तान एक गोइंग कंसर्न नहीं है, मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। और जब उन्होंने कहा तो उन पर हर तरफ से तनकीद होने लगी, मगर फिर 3-4 महीने बाद ही वो सब कुछ को नज़र आने लगा कि ये तो मुल्क वाकई डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, करंट अकाउंट खसारा काबू से बाहर हो रहा है। हमारे साथ शहबाज रज़ी साहब मौजूद। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। शहबाज साहब, तनख्वाहदार तबका क्या करे? वो भी रिटेलर्स की तरह, इसके अलावा एग्रीकल्चर लॉबी की तरह, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह एक अपनी लॉबी बना ले और लॉबी बना के फिर प्रेशराइज करे तो ही उन्हें कोई रिलीफ मिलेगा? क्या करें? उनका कोई प्रेशर नहीं है, तो जो भी उनके साथ होता है उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है, सिंपल एज दैट। और जहाँ तक आप रिटेलर की बात कर रहे हैं, मेरा जो डेडलॉक हुआ था वो रिटेलर के साथ ही हुआ था, अगर आपको याद है। तो अगर जब तक आप रिटेलर्स, और आपने रिटेलर की बात की, मैं रिटेलर के साथ एक और चीज़ इन्वॉल्व करता हूँ, वो है आड़ती, जो एग्रीकल्चर कमोडिटी में डील करता है, जो कि किसान से लेता है और बाज़ार में बेचता है। वो और रिटेलर मिलके तकरीबन 40% पाकिस्तान की इकनॉमी को डील करते हैं और उनका टैक्स नहीं होने के बराबर है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम उनसे टैक्स क्यों इसलिए ले सकते कि वो एक बाज़ार माफिया है। अगर आप उनको ज़रा सा भी हाथ डालते हैं तो शटर बंद कर देते हैं, और कोई भी हुकूमत हमारी इतनी ताकतवर नहीं होती, चाहे वो मिलिट्री गवर्नमेंट है, कि वो शटर पावर से लड़ सके। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुझे कन्फ्यूजन नहीं है। और अगर आप शटर पावर से लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं तो पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम सही नहीं हो सकता, ये बिल्कुल क्लियर बात है। सर, हमने देखा मिफ्ता इस्माइल साहब ने कोशिश की तो मरीम नवाज साहिबा ने ट्वीट कर दिया और फिर मिफ्ता इस्माइल कामयाब नहीं हुए। जब आपने कोशिश की तो आपने एक इंटरव्यू में बताया कि आपकी तो जो मीटिंग हुई वो एक सिविलियन इदारे की बिल्डिंग में नहीं हुई, फिर एक अस्करी इदारे की बिल्डिंग में हुई, फिर भी मामला नहीं। वो क्या हुआ? मैं बताता हूँ। मेरी जो मीटिंग ट्रेडर्स के साथ जब मेरा डेडलॉक हो गया तो उसी ज़माने में फजलुर रहमान साहब का धरना चल रहा था। तो जब चीज़ें टेंशन पे पहुंच गई तो मुझे एक अस्करी इदारे के DGC के साथ मेरी मीटिंग हुई। उस कमरे में मीटिंग हुई, मैं था और ट्रेडर्स के नुमाइंदे थे। और उन्होंने मतलब आप उनकी जुर्रत देखें कि वो ट्रेडर का नुमाइंदा खड़ा हुआ DGC साहब के सामने और उसने कहा, सर मेरी सेल 100 रुपये है
और मैं सेल पर 50 पैसे देता हूँ, 100 रुपये की सेल पर 50 पैसे टैक्स देता हूँ जो बिजली का मीटर है बस। और शब्बर साहब मुझसे 100 पर 15 रुपये मांग रहे हैं, ये तो मैं नहीं दूंगा, आप जो मर्ज़ी कर लें। उन्होंने कहा सर आप भी हैं, आप जो मर्ज़ी कर लें, मैं ये 100 रुपये की मेरी सेल है और इस पर मैं देता हूँ 0.5 पर, 0.25 और 0.5, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। शब्बर साहब मुझे कह रहे हैं कि 100 पे 10 मांगना है, ये आपके सामने बैठे हैं, इनसे फैसला कर लें, मैंने नहीं देना, अदरवाइज़ हड़ताल जारी है, आपका जिम्मा है, आप कैसे संभालेंगे। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो डीजीसी साहब ने उन्हें कहा कि ठीक है, अभी आप मुझे कहा कि आप इसको डेफर करें, हम आपसे बाद में बात करेंगे। और ये जनरल फैज़ हमीद डीजीसी नहीं डीजीसी नहीं थे उसको कोई, वो जनरल फैज़ हमीद तो ऐसा ही चीफ हो चुके थे, डीजीसी कोई और साहब थे। ओके, उन्होंने आपसे कहा कि बस इसको जाने नहीं उन्होंने ये कहा कि अभी नहीं, उन्होंने कहा कि अभी आप इसको डेफर करें, हड़ताल को, उनको कहा, वो हड़ताल पे जा रहे थे, उन्हें कहा आप हड़ताल नहीं करें, मुझे कहा कि आप डेफर करें, फिर हम बैठ के बात करेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस सब में क्या कर रहे थे? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस सब में ये कह रहे थे कि तुम जो कर सकते हो करो, उन्होंने मुझे कहा कि मैं फजलुर रहमान के धरने से बड़ा खौफज़दा हूँ, तो इसलिए ना करो। टेक्निकली यस, ना करो, मतलब इस वक्त नहीं करो, उसको डेफर करो। मतलब मैं बताता हूँ उसमें उन्होंने मुझे कहा कि तुम जहांगीर तरीन के साथ जाके बैठे, इनके साथ नेगोशिएशन करो, और फिर नेगोशिएशन में यही हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है आप ज़रा इसको थोड़ा 1-2 महीने डेफर करें। फिर हमने एक उनके साथ एग्रीमेंट किया, वो भी बड़ा लूज एग्रीमेंट था, वो नहीं मान रहे थे, मगर उसमें लाहौर के 2-4 बड़े थे और पिंडी वाले थे, उन्होंने कहा कि हम किसी भी हाल में टैक्स नहीं देंगे। मैंने कहा हम डेफर नहीं करेंगे। और फिर अगर आपको याद हो तो कराची गवर्नर हाउस में जब मैं आया था उस वक्त इमरान खान के साथ, तो कराची के ट्रेडर्स ने मेरे साथ फिजिकल बदतमीज़ी की थी, अगर आपको याद हो तो, उन्होंने मतलब तकरीबन, और वो कह रहे थे कि हमें टैक्स नहीं देना, हम बाज़ार वाला कोई टैक्स नहीं देगा आपको। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ कि जो बाज़ार कराची का लियाकताबाद का बाज़ार है, उसका टैक्स पूरे लाहौर के टैक्स से ज़्यादा है। यहाँ भी बड़ा फ़र्क है। अगर पेशावर देता है 100 रुपये, पेशावर देता है 10 रुपये, तो लाहौर देता है 20 रुपये और कराची देता है 50 रुपये। मतलब ये रेशो इस तरह है। मतलब यहाँ पे ये भी आपको नॉर्थ, जितना आप नॉर्थ पे जाते जाएंगे टैक्स कलेक्शन दुकानदारों की कम होती जाएगी। और इसमें भी वही सारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट डोमिनेट करते हैं। पॉलिटिकल इंटरेस्ट डोमिनेट करते हैं नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि जो अंजुमन ताजरान या रिटेलर्स की एसोसिएशंस हैं, देखिए इसमें 2-3 बड़े मसाइल हैं। एक चीज़ आप उसको और समझें, ये जब टैक्स में जाएंगे ना तो इनका पूरा कारोबार पब्लिक के सामने खुल जाएगा। ये स्मगल्ड गुड्स में डील कर रहे हैं, ये अंडर वाइसिंग गुड्स में डील कर रहे हैं, ये अनटैक्स गुड्स में डील कर रहे हैं, ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड की गुड्स में डील कर रहे हैं। कराची में कितनी सारी चीज़ें हैं जो स्मगल गुड्स मिलती हैं, तो ये किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन में जाने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए इनके 2 इशू हैं, एक तो ये इशू ने ये है कि वो टैक्स में नहीं देना चाहते, दूसरा उनका ये है कि कराची में आप चले जाएँ बाज़ारों में, पूरा प्लाजा खुले। मैं मिसाल देता हूँ, एक कराची में कपड़े की बहुत बड़ी मार्केट है डिफेंस में, क्रिस्टल में, जिसमें सिल्क का कपड़ा मिलता है, ठीक है। सिल्क का सारा कपड़ा पाकिस्तान में स्मगल्ड है। अब वो बेचारा टैक्स कहाँ से देगा कि वो उसकी जो गुड्स हैं वही स्मगल्ड है। तो शाहजेब साहब, ये जो मर्ज है ये बहुत शदीद है, ये हम इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, और अगर आपने इसको सही नहीं किया तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा। मतलब ये बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहा है। मतलब ये आप इसको रियलाइज़ तो करें ना कि अच्छा, इसमें आप मुझे बताएं, कोई मिठाई वाला, कोई रेस्टोरेंट वाला, कोई गोश्त वाला, कोई दूध वाला टैक्स देता है? आपने कभी देखा है किसी मिठाई वाले को टैक्स देते हुए, या किसी दूध वाले को, किसी गोश्त वाले को, किसी को टैक्स देते देखा है? तो ये तो पूरा एक सिस्टम है। अच्छा, अब जहाँ तक आपने सवाल किया एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के 2 मसाइल है। पहला मसला तो ये है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का रेट 15% मैक्सिमम है, जबकि गवर्नमेंट का रेट 30 है। और मैं सिंध का फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका हूँ केयर टेकर में, और मैं आज आपके यहाँ रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि सिंध में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट ही नहीं है। मतलब आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप मुझे क्या कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर रिकवर नहीं हो रहा? भाई पंजाब में मुझे बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है उसमें कितने आदमी काम करते हैं, मुझे समझा दें। इस वक्त वो डिपार्टमेंट किसके अंडर में है और कौन उसका इंचार्ज है, उसमें कितने आदमी काम करते हैं? कोई डिपार्टमेंट है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले को दिया गया है, वो कलेक्ट करते हैं, उन्हें अलिफ बे भी नहीं आती उसकी, वो जो बंदा वॉलंटरी दे जाता है वो दे जाता है,
बाकी कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की रिकवरी में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अच्छा, ये जो एक मसला है कि इंटरेस्टेड नहीं है, और ज़ाहिर इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए डिपार्टमेंट नहीं है, वरना डिपार्टमेंट किसी न किसी लेवल पर इनिशिएटिव होता। इसमें बड़ा आसान तरीका है कि जी अगर जो छोटा किसान है उसको आप छोड़ दें, मगर जो बड़े ज़मींदार हैं उनकी इनकम पर टैक्स लगा दें, मगर नहीं हो रहा। मैं इसमें एक वाकया सुना दूं। एक वाकये से पहले मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो वाकया एक वाकया हुआ था, मुझे अंदाज़ा है आपके साथ। हाँ। उस पर जाने से पहले मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमारे इस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर वो अपने लेटर ऑफ इंटेंट में IMF को लिख के देते हैं कि हम इकदामात करेंगे जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर भी शामिल है, फिर असेंबली के फ्लोर पर आके खड़े कहते हैं कि कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। जब इजाफी नहीं लगाएंगे तो फिर क्या इकदामात करेंगे? मगर आपने भी अपने दौर में कोशिश की थी कि एग्रीकल्चर टैक्स लगाना है। मगर मैं आपको बताता हूँ, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की पूरी कहानी आपको सामने आ जाएगी। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का एक कानून है, एक इनकम टैक्स का एक कानून है, इनकम टैक्स का, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का नहीं, नॉर्मल इनकम टैक्स का कानून है कि अगर आप किसी अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में कोई क्रेडिट लें कि मैंने ये इस पे टैक्स दिया हुआ है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, तो फिर आपको उसका क्रेडिट मिल जाता है, अदरवाइज आप वेल्थ में ले नहीं सकते। वो लॉ है। आज तक उस कानून के तहत किसी ने कभी नोटिस किसी को, बड़े जमींदार को नहीं दिया। मैंने गलती से एक नोटिस दे दिया मुल्तान में एक बड़े जमींदार को, पहला नोटिस इशू किया मैंने ज़िंदगी में, इशू कर दिया कि भाई ये आप जो कह रहे हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट में पैसे आए हैं एग्रीकल्चर इनकम से, मुझे रिकनसाइल कर दो। मेरे दफ्तर में 40 MNA आए, लेड बाय शाह महमूद कुरैशी, और उसमें पीपीएस पार्टी के भी MNA थे, PMLN के भी MNA थे, और PTI के भी MNA थे, और सारे MNA थे। और उसमें मैं बहुत लंबी हो जाएगी, उसमें एक बहुत बुजुर्ग MNA थे, सरदार नसरुल्लाह दरेशक। नसरुल्लाह दरेशक कोई 90 साल 50 साल के आदमी हैं। उन्होंने मुझे शॉर्ट में ये कहा कि बेटा तू बड़ी छोटे उम्र का आदमी है, तेरे बस का काम नहीं है, इसको छेड़ दे, इसको ज़राअत पे टैक्स मत लगाओ, तेरे बस का काम नहीं है। नहीं, ये नोटिस जो तुमने दिया है ना, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा हम साउथ पंजाब के MNA हैं, हमारे बगैर गवर्नमेंट नहीं चल सकती, तो बेटा तू यंग है, बच्चा है अभी मेरे सामने, मैंने बड़ी गवर्नमेंटें देखी है, तू उसको छोड़ दे, इसके तेरे बस का काम। डेलीगेशन को लीड किया था शाह महमूद कुरैशी साहब ने। जी। तो आपने वज़ीर आज़म से कहा कि निकलवाएं भाई, ये आप ही के MNA हैं, आप ही के पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं, ये इन लोगों को लेकर सारी पार्टी के थे, एक पार्टी के नहीं, सारी पार्टी के थे। तो मगर लेकर उनकी पार्टी के नहीं, मतलब वो इसलिए आए थे कि नहीं, वो लीड इसलिए कर रहे थे। ये तो अभी नजर आ रहा है कि सारी पार्टियां खिलाफ हैं, क्योंकि हमने देख ली वज़ीर खजाना साहब के इसलिए कर रहे थे, मुझे जानते थे। नहीं, उनका नोटिस नहीं था, मतलब उन्होंने कहा भाई किसी और का नोटिस था, मगर उन्होंने कहा भाई इस किस्से में तुम नहीं पढ़ो, तुम्हारे बस का काम नहीं है, ये हम नहीं देंगे, ये रिकनसाइल नहीं करेंगे। मैं आपको मैं बिल्कुल वो बात बता रहा हूँ जो बिल्कुल मेरे साथ हुई है। मैंने उनसे कहा सर ये क्या है, अभी तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा मुल्तान में नोटिस दिया है कि आप रिकनसाइल कर दें, तो आप 40 आदमी आ गए। उनका बेटा साउथ पंजाब के MNA से लड़के कोई गवर्नमेंट रह नहीं सकती। इसीलिए अभी भी लेटर ऑफ इंटेंट में IMF को लिख के दिया, मगर कोई एक तो बजट में नए इकदामात नहीं किए कि कहा जाए कि जी बजट में कर दिए हैं तो इसलिए कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। तो होना ये इसीलिए हो रहा है। देखिए बात ये है कि आपकी जो वेल्थ है, जो आज ये गाड़ियां दिखा रहे हैं और टैक्स नहीं दे रहे, तो ये क्या दिखाते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम को रिकनसाइल करें ना, लॉ में मौजूद है, उसकी नोटिस कब देते हैं ये। तो ये मैं 2 वाक़ये सुना रहा हूँ। तो ये शज़ेब जो लोग मुझे कहते हैं आप छोड़कर आ गए, तो मैं तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ा था। तो मैंने फिर देखा कि जब ये बहुत बड़ी लड़ाई मेरे बस की नहीं है, मैंने कहा छोड़ो, चलते वापस। और एक और बात है क्योंकि आप आमतौर पर कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ताबुन हासिल था जनरल बाजवा का। बिल्कुल था, मगर एक चीज़ में उन्होंने भी आपको कहा, आप चाहते थे एक और सेक्टर को हेड ऑन लेना और उस पर टैक्स नेट प्रॉपर लाना, वो था प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट। मगर उसमें उन्होंने कहा कि ये मैं बताता हूँ, चलो क्योंकि हमारे अपने लोग बहुत ज़्यादा। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखिए प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के एक टेबल है, FBR ने इशू किया हुआ है। वो टेबल जो है वो तकरीबन मार्केट वैल्यू से तकरीबन 50% से भी कम पे था। जो FBR की वैल्यू है अगर 10 है तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो तकरीबन 20 होती है, उससे भी ज़्यादा थी। मैंने उसको 10 को 20 कर दिया था। जब मैंने उसको 20 किया तो DHA के सारे ऑफिस खाली हो गए, मतलब सारा धंधा बंद हो गया। तो मुझे उन्होंने बुला के बोला कि सर ये शब्बर ये क्या हुआ। मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ सर, क्या हुआ। ये कहते सर हमारे लोगों का तो कारोबार ही है, वो DHA के प्लॉट आगे पीछे बेचते रहते हैं। मैंने कहा सर ये मैंने कि तुमने क्या किया है। मैंने कहा सर मैंने ये किया है कि मैंने उसको 100% कर दिया है। तो कहने लगे यार वो तो मुझे बार बार DHA वाले फ़ोन करते हैं और लोग फ़ोन करते हैं कि शब्बर साहब ने कोई अजीब सी चीज़ कर दी है। मेरे पास तो उस दिन में एक सौदा भी नहीं हो रहा। हमारे दिन में जो रजिस्ट्रार के पास 200 सौदे हुआ करते थे, सारी दुकानें बंद हो गई हैं।
तो मैंने कहा फिर सर क्या आपका क्या करें? नहीं सर इसको यार इसको इस तरह करो, थोड़ा एक पीछे कर दो। फिर उन्होंने मुझे कहा कि इसको 100 को 70 कर दो। फिर मैंने 70 करके 70 से करके उसको थोड़ा और नीचे किया, और उनके लोग आगे मुझे समझाते रहे कि सर हमारा तो देखें हमारे लोग डीएचए के प्लॉटों में बेचते हैं, खरीदते हैं, तो आप क्या करें? पूरी एक ट्रेडिंग इकोनॉमी है। आपको जाके ये एहसास तो हुआ होगा कि इस मुल्क की तबाही में सियासतदानों को ब्लेम किया जाता है, किरदार सबका है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मुझे मैंने स्मगलिंग पे कोयटा पे हाथ डाला तो मेरे पास सदर्न कमांड के कमांडर आए। उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको ज़रा स्लो करें क्योंकि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो जाती है अगर आप स्मगलिंग को बिल्कुल स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करते हैं, क्योंकि इस इलाके में लोगों के पास रोजगार नहीं है। देखो शाज़ेब, ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। आप समझे इस बात को। देखिए मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूं? ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बट फिर भी नहीं समझ पा रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर सदर्न कमांड के वो आए, यानी कोर कमांडर कोयटा आपके पास है। याद है मेरे ज़माने में एक कलेक्टर को गोली मार दी थी कोयटा में, याद होगा आपको? जी बिल्कुल। जी हाँ, तो ये उसी ज़माने की बात कर रहा हूं। उसी ज़माने की बात कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है। जैसे इस वक्त भी, इस साल भी हम 240 अरब रुपए कम इकट्ठे कर पाए हैं पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में जी। और हमारी जो क्योंकि पेट्रोलियम में जो पेट्रोल की सेल्स है वो 16% नीचे है, डीजल के 28% नीचे है। डिमांड भी फैक्टर होगा, मगर स्मगलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर बताया जाता है। हम अपना टैक्स नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, मगर आपको कहा गया कि ये मैं बयान बता देता हूँ। वो ये कहते हैं कि ये बॉर्डर है और इस बॉर्डर से सखर तक जितनी भी आबादी रहती है इसका कोई रोज़गार नहीं है। इसका रोज़गार स्मगलिंग की एडिंग और अबेडिंग है। अगर हम स्मगलिंग की एडिंग अबेडिंग को बिल्कुल क्रश कर देंगे, इमीडिएटली एक दिन से क्रश कर देंगे, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का और रोज़गार का मसला पैदा हो जाएगा। ये उनकी आर्गूमेंट है जो मैंने बाय इन की। मैंने कहा यार बात ये ठीक कह रहा है। और उसके बाद मेरे पास एक पॉलिटिकल एमएनए खातून आई, ग्वादर सेलेक्ट होकर आई हैं, उन्होंने वो मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा ये वो आपके पास आए थे, वो भी सही कह रहे थे, आप लोग ये क्यों स्मगलिंग के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, इसको आहिस्ता आहिस्ता करें। अब बात ये, मुझे आहिस्ता आहिस्ता का मतलब समझ नहीं आता। फिर आहिस्ता का मतलब क्या है? पेट्रोल की स्मगलिंग होगी या नहीं होगी? मगर आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल की बजाय उल्टा बढ़ गई है स्मगलिंग, तो उल्टा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। नहीं बढ़ेगी तो सही यार, मेरे जब आपने टेसिडली करना शुरू कर दिया। नहीं, मेरा सवाल आप थोड़ा समझिए जाज़ेब, वो जो बंदे हैं जो 80-90 लाख उस इलाके में रह रहे हैं, उनका रोज़गार कोई नहीं है। वो रोज़गार है ही ये कि वो स्मगलिंग की गाड़ी चली गई, गाड़ी आ गई, गाड़ी ले गए, पेट्रोल पंप पर आ गए, ये उनका कारोबार है। मतलब इससे मुल्क की पूरी जो साख्त है उसको नुकसान हो रहा है, मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। अब लोगों को 2 नंबर काम इसलिए नहीं करने दे सकते कि फ़ायदा हो रहा है इस तरीके से, तो फिर पूरे मुल्क में सब 2 नंबर काम करने लगे। फिर तो ट्रेडर्स भी कहते हैं हमें टैक्स ना दें क्योंकि हमें मसला हो रहा है। कैश इकोनॉमी वाले कहते हैं जी आप पे ना टैक्स नेट में लेके आएँ क्योंकि हमें नुकसान हो रहा है। इस तरीके से तो फिर ना टैक्स नेट बढ़ेगा, ना स्मगलिंग रुकेगी, फिर मुल्क कैसे तबाह हुआ जैसे हुआ है। ये एग्जैक्टली मैं वही आपको बात कर रहा हूँ। जब आपकी आटे की शॉर्टेज होती है तो आप आज मेरी बात लिख लें, आटे की शॉर्टेज उस वक्त होती है जब अफगानिस्तान की आटा जाता है और अफगानिस्तान से आटा आता है। तो ये आपको पता है, आटा जब अफगानिस्तान जाता है, आटा अफगानिस्तान से आता है। तो मेरा सवाल ये है कि देखें, आप बड़ी अच्छी बात करेंगे, आज ये बात करें, ये बातें हमें करनी पड़ेंगी अगर हम ये सब चीज़ों को। अच्छा, मगर सिर्फ लोगों की, गरीब लोगों का रोज़गार इन्वॉल्व है या फिर बहुत बड़े बड़े, ऐसा तो नहीं है ना स्मगलिंग सारे के सारे गरीब लोग तो नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े माफिया और बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उनका स्टेक इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता है कि वो इसको रिवर्स नहीं होने देते। आप मुझे एक बात बताएं, ये जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं टेम्पर नंबर प्लेट की, ये कैसे इम्पोर्ट होती है पाकिस्तान में? गाड़ी आ रही है, अब ये गरीब आदमी का धंधा तो हाँ, गरीब आदमी का धंधा तो नहीं है ना। एग्जैक्टली, ये गरीब आदमी का धंधा तो नहीं है ना सर। तो ये मेरा सवाल है। अच्छा सर, इस पर एक आखिरी चीज़ आप लोग बिल्कुल मिस कर देते हैं। पाकिस्तान में 4.5 टन गोल्ड की कंजम्पशन है। 4.5 टन साल की गोल्ड की कंजम्पशन है, जो गोल्ड मार्केट में नया आता है। ठीक है, एक को तोला भी इंपोर्ट नहीं होता। ये कहाँ से आता है? ये कौन लाता है? ये भी सारा स्मगल हो रहा है। अब ये भी गरीब आदमी का धंधा नहीं। आप बता दें किसका धंधा है, तो फिर आप बताएं ना। जिनका है वो ना रिटेल लेवल पर उस तरीके से टैक्स नेट में आ रहे हैं अपने इनकम पर, ना स्मगल करने पर। मेरी एक बात सुने, जब मैंने ज्वेलर के साथ पंगा लिया ना, तो ज्वेलर ने मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा शब्बर साहब मैं आपको टैक्स देने को तैयार हूँ, मगर मुझे बताएं मैं जब गोल्ड स्मगल कर ले रहा हूँ। उसने मुझे ये कहा, ज्वेलर्स के एसोसिएशन ने, उन्होंने कहा शब्बर साहब आप ज्वेलर से पंगा ले रहे हैं, जब मैं गोल्ड ले रहा हूँ स्मगल गुड्स से बना के और आपको बेच रहा हूँ शाहजेब साहब को, तो मैं गोल्ड की प्राइस अगर नहीं दिखा सका इनवाइस, तो आप क्या करूँगा? टैक्स से दूंगा। जो एक गोल्ड की दुकान में गोल्ड बिक रहा है नया सेट, उसका गोल्ड कहाँ से आ रहा है? वो कहाँ से गोल्ड ला रहा है? 4.5 टन की इंपोर्ट है पाकिस्तान में गोल्ड की। तो 4.5 टन का गोल्ड, वो सारी दुकानों में गोल्ड के सेट रखे हैं, इनका गोल्ड कहाँ से आया है?
अच्छा, वो आप कहानी क्या पेश करते हैं जी, मेरी पुरानी अम्मा का गोल्ड था, मैंने पिघला लिया, मगर ये बकवास है। तो वो 4.5, जब उनको हम कहते हैं टैक्स दो, वो कहते हैं हम देने को तैयार हैं, पर मुझे ये बताइए कि ये मैं, जब मेरे पास गोल्ड की रसीद ही नहीं है तो मैं कैसे गोल्ड आपको टैक्स दे दूंगा ज्वेलर्स को। इसलिए सबसे कम टैक्स जो आ रहा है रिटेलर में वो ज्वेलर्स से आ रहा है। ज्वेलर्स आर वन ऑफ द रिटेलर जो बिल्कुल तकरीबन टैक्स नहीं देते, क्योंकि उनके पास कोई इनपुट की इनवाइस ही नहीं। इन्हें क्यों नहीं रोका जा सकता? इनकी कौन सी लॉबी है? नहीं, इनकी लॉबी उल्टी है ना, इनके पास गोल्ड की इनवाइस नहीं है ना। रोक तो हम सकते हैं, हम उन्हें जाके आज छापे मार दें गोल्ड पे और उनको बंद कर दें, मगर वो ये कह रहा है कि जब मैं गोल्ड बाजार से ले रहा हूं तो मुझे स्मगल्ड गोल्ड लेना पड़ता है, कि बाजार में तो अवेलेबल गोल्ड है ही नहीं। स्मगलिंग ही रोकनी पड़ेगी ना, या नहीं, गोल्ड को इंपोर्ट अलाउ करनी पड़ेगी। तो स्मगलिंग रुकेगी अगर आप ऑफिशियल चैनल से अलाउ करें, उस पर ड्यूटीज लगा दें, आप टैक्स भी इकट्ठा कर रहे होंगे, स्मगलिंग भी रोक रहे होंगे। इंडिया में गोल्ड का स्मगलिंग 8-8.5 टन की हुआ करती थी, और जिसकी बुनियाद पे ये सारे माफिया बने इंडिया में। इंडिया ने, मनमोहन सिंह आया, उन्होंने गोल्ड की इंपोर्ट अलाउ की, मसला खत्म हो गया। तो देखिए ना, साइकिल सारा ठीक हो जाता है ना। अगर आप इंपोर्ट ऑफिशियली अलाउ कर दें, उसके ऊपर टैक्स लगा दें, वहां से टैक्स करेंगे इकट्ठा, फिर जब रिटेल में बिक रहा है, ज्वेलर कहता है कि जी मैं उसकी सोर्स नहीं दिखा सकता, आप उसकी इनकम पर टैक्स इकट्ठा करेंगे, वैल्यू एडिशन करके, तो आप टैक्स भी इकट्ठा करेंगे और ऑफिशियल भी हो जाएगा सारा काम। आप ये बात किसी और से करेंगे, पता है जवाब देगा कि शिब्बर साहब ये कह रहे हैं कि गोल्ड की जो इंपोर्ट होगी उसको हमें डॉलर जेब से जाने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। यस, वो कॉस्ट तो देनी पड़ेगी ना। आज तो वो हवाले के थ्रू आ रहा है ना, ये हवाले आउट ऑफ बुक्स जा रहे हैं ना, जो स्मगल्ड आ रहा है उसकी कॉस्ट तो पाकिस्तानी किताबों में नहीं आ रही ना। बस किताबों में नहीं आ रही, मगर हवाले की सूरत में जब काम होता है तो दो सूरतों में होता है, या तो वो डॉलर जो पाकिस्तान में आना था नहीं आया, या फिर पाकिस्तान में मार्केट से जाके कोई डॉलर खरीद रहा है अनऑफिशियली, और फिर इफेक्ट तो आ रहा है, बुक्स पे नहीं आ रहा, मगर इफेक्ट तो में आ रहा है ना। तो इस वक्त 4.5 टन की मार्केट है गोल्ड की, 4.5 टन की मार्केट है गोल्ड की। 1 तोला गोल्ड पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हो रहा सारे साल। आप मुझे बताएं ना, अब पाकिस्तान में कितने ज्वेलर्स हैं, कितने ज्वेलर्स हैं आप बताएं, सबके पास जो नए सेट पड़े हैं वो कैसे, कहाँ से बने हैं, वो गोल्ड कहाँ से आया है, बताएं ना, आप मुझे समझाएं। तो ये देखो शाहजेब, ये वो चीज़ें हैं, ये रिफॉर्म कमीशन और ये सब चीज़ें नहीं, बेकार की बातें। लॉ को आगे कर दो, लॉ को पीछे कर दो। ये पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम के वो होल्स हैं या वो सब्जेक्ट्स हैं जो हम टैकल नहीं करते। सर फिर एक और बात है, और वो था टोबैको का मामला। और क्योंकि मेरी ज़ाती तौर पर आपसे उस ज़माने में बात हुई थी, उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार तकारीर में कहा करते थे कि जी इस मुल्क में 70% और 98% टैक्स जो है वो रजिस्टर्ड दे रहे हैं, हालांकि कोई 30-35% जो है वो इलीगल सिगरेट बेचने का काम कर रहे हैं। वो बार बार कहते थे, हमने भी बार बार प्रोग्राम किया, फिर मेरी आपसे बात, और आपने बताया दबाव है, प्रेशर है, मगर उसके बाद हुआ ये मामला रिवर्स होते गए, और जो तंबाकू बनने की स्टेज पे लगा था, हालांकि उससे काश्तकार को नुकसान नहीं था, 500 रुपए, क्योंकि काश्तकार उसको रिवर्स कर चुका था, उसे वापस 10 रुपए कराया गया। ये क्या हुआ था, कौन सी लॉबी थी, कौन लोग? मुझे असद कैसर साहब ने कहा कि मेरे फ्रंटियर के MNAs जो हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं असेंबली के चैम्बर में। जब मैं असेंबली के चैम्बर में गया, उन्होंने कहा साहब ये बंद करें। मैंने कहा ये बंद करें, इसमें क्या परेशानी है आपको, 500 रुपये है, तंबाकू उसमें आके उबलती है, सिर्फ वो चला जाता है, वो छोटी सी फैक्ट्री सी होती है, उससे हमारी सिगरेट की तंबाकू मैनेज हो जाती है। उन्होंने कहा सर ये नहीं हो सकता, हमारे सारे MNA तंबाकू के ग्रोअर हैं, तो हम ये तंबाकू पे टैक्स नहीं दे सकते। ये पूरा उसमें सवाबी जो है, सवाबी और टैक्स ग्रोअर पे तो था भी नहीं सर, सवाबी तो ये बात जानने के लिए था, और एडवांस टैक्स था जो अगर बाद में सेल्स टैक्स डिक्लेयर करें ग्रोअर पे नहीं था ना, नहीं, मगर वो जो 30% तंबाकू जाली को बेच रहा है वो रिकॉर्ड पे आ रही है ना। एग्जैक्टली। अच्छा, और आपको पता है कि सवाबी और मर्दान में सारे MNA PTI के हैं। सवाबी और मर्दान जो है इस डिस्ट्रिक्ट के सारे MNA PTI के हैं। तो उन्होंने, असद कैसर साहब ने मुझे कहा था कि सर इनसे मिल लें, मैं उनको बिल लिया। मैंने कहा सर क्या तकलीफ है? उन्होंने कहा नहीं सर, ये जो 500 रुपये लगाया ना आपने। मैंने कहा यार 500 को 0 कर देता हूँ मैं, मुझे मगर उस फैक्ट्री को रजिस्टर करने दो जहाँ पे तंबाकू उबाली जाती है, कि वहाँ से जाता है सिगरेट, वो डायरेक्ट तंबाकू सिगरेट बन नहीं सकता। उन्होंने कहा नहीं सर ये नहीं हो सकता, आप हमारे इलाके में एंटर नहीं हो सकते, ये तंबाकू शबाकू बंद करें। 30% ऑफ द सिगरेट इन पाकिस्तान, जिसकी ड्यूटी का रेट तकरीबन 74% है, वो जाली है, वो जाली है, कोई टैक्स नहीं पे करती। 98% टैक्स रजिस्टर्ड कंपनियां कर रही हैं। और ये बात 98 नहीं 99, और ये 98 99 ये बात मैं नहीं, बार बार इमरान खान साहब कहा करते हैं, बार बार अपनी तकारीर में कहा करते हैं। तो जब ये हुआ, उन्हीं के अपने MNAs ने, उन्हीं के स्पीकर असद कैसर के जरिए आप पर दबाव डालने की कोशिश की, तो आपने वजीर आजम से कहा सर ये हो रहा है, आप दावा ये कर रहे हो ये रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ना, अब वजीर आजम के साथ मेरा तो थोड़ा बेचारे का, उसके साथ मेरा तो 1 to 1 था, तो मैं उसे कहता था। अब मैं तो सिर्फ बाद दफ़ा उसकी बेचारगी देखा करता था कि वो MNA तो उसके बस का काम नहीं है,
आखिरी चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जब मैंने खैबर पख्तूनख्वा का मैंने तो उनके बस का काम था, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, इमरान खान साहब पॉपुलर थे, 40 मैंने थे वो तो खैबर पख्तूनख्वा में तो खुद बड़े पॉपुलर हैं, इत्तेहादियों का मसला भी नहीं था, वो तो कहते हैं ना इत्तेहादियों को ऐसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वो खुद बड़े पॉपुलर थे, ये तो कर सकते। सर देखिए मेरी पीटीआई के लोग थे, इस कारोबार में मुंसलिक थे, क्या फिर सवाल शाहजेब सवाल ये है कि क्या कोई गवर्नमेंट इतनी मजबूत होती है कि वो इन सब से ले सके? मैं तो आज इस बात पे कन्विंस हो चुका हूँ कि पाकिस्तान के माफियाज हैं जो गवर्नमेंटों को चलाते हैं। देखिए मैंने एक अब आपको आखिरी चीज़ बता देता हूँ, जब मैंने ट्राइबल एरिया के अंदर ये जो स्टील रोलिंग की मिल है इनके ऊपर हाथ डाला कि ये क्या करते हैं कि ये सारा स्क्रैप लेके जाते हैं पंजाब से, और वहाँ बिजली भी नहीं देते, वहाँ सेल टैक्स भी नहीं देते फाटा पाटा में, और बिल्कुल जमरूद के साथ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, वहाँ सरिया बनाते हैं, पाकिस्तान में बेचते हैं। अच्छा, वहाँ उनकी सरिया अगर वहीं बेचे तो अलाउड है, मगर पाकिस्तान में बेचना टैक्सेबल है, वो नहीं देते टैक्स। खैर मैंने जब उनके ऊपर हाथ डाला तो उन्होंने कहा नहीं सर ये तो नहीं हो सकता। 20 सेनेटर जो थे फाटा के, वो इमरान खान के साथ पास आके बैठ गए, उन्होंने कहा शब्बर साहब को रोके, तो खैर मैंने नहीं माना। इस पर दिस इज़ वन ऑफ थिंग जहाँ इमरान खान की मेरा खिलाफ हुआ, मैंने नहीं माना, मैंने कहा सर ये नहीं हो सकता, मैंने कहा ये नहीं हो सकता। अच्छा, इस मैटर में क्योंकि हमाद अजहर का बिजनेस भी ये है, वहाँ क्लैश हो गया था। क्यों, हमाद अजहर क्या कह रहे थे? हमाद अजहर का भी बिजनेस यही है ना, वो भी स्टील रोलिंग काम करते हैं ना, तो उनका क्लैश है उनके साथ, उन लोगों के साथ, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया बात है कि यार यहाँ बंद होना चाहिए। आप एक इंटरेस्टिंग बात सोचें, कभी आप इमरान खान का जवाब सुने और फिर आपको अंदाज़ा होगा पाकिस्तान का। इमरान खान ने मुझे कहा शब्बर अगर तुम ये करोगे ना, और मुझे जो वहाँ के सेनेटर ने बताया है वो ये कह रहा है कि अगर आप लोगों ने मुझे इनको और प्रेशराइज़ किया तो हम पीडीएम को फाइनेंस कर देंगे। जो पख्तून वो नहीं मूवमेंट क्या, पीटीएम, और ये उसको फाइनेंस कर देंगे और हमारे लिए पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस बहुत बढ़ जाएंगी। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा पीएम को परेशान उस केस पे देखा था। और आपको वज़ीर आज़म ने खुद कहा, इमरान खान ने कि हाँ मुझे ये कहा कि उन्हें पीटीएम को फाइनेंस कर देंगे, मेरे लिए प्रॉब्लम। हाँ उन्होंने कहा नहीं डिस्टर्बेंस हो जाएगी, और वो डिस्टर्बेंस इतनी ज़्यादा होगी तो हम उसको मैनेज नहीं कर सकेंगे पीटीएम को। 20 सेनेटर जो हैं वो लोग नहीं वो पूरा एक माफिया है। अच्छा, आप ये अंदाज़ा करें कि जो सेनेटर होता है ना ऑफ फाटा, वो पाकिस्तान का रिचेस्ट आदमी होता है। वो दूसरे क्यों होता है? वज़ीर आज़म को पीटीएम की परेशानी थी, नहीं क्यों होता है? टेररिज्म से परेशानी होनी चाहिए, वायलेंस से पीटीएम। नहीं सर, नहीं वो बड़ी नहीं मेरी बात सुन, वो सही कह रहा था। वो कहता है कि पीटीएम का आर्गूमेंट ये है कि वज़ीरिस्तान में इशू है इकोनॉमिक्स का। ये सारी जो आपकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, इससे फैक्ट्रियों से इकोनॉमिक्स चल रही है उनकी। अगर ये फैक्ट्रियाँ बंद होती है तो उनकी इकोनॉमिक्स उड़ जाती है, और पीटीएम इसको एक्सप्लॉइट करती है। सर आप ये इमेजिन करें कि सरिया अगर पाकिस्तान में जो री रोलिंग मिल का सरिया है, अगर 50% या 20% ही वहाँ बन रहा है, तो उसके ऊपर 15% एक्साइज सेल टैक्स एक्साइज ड्यूटी है और बिजली का बिल है, दोनों वो नहीं देते, तो उनका मार्जिन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उन्हें पैसे ही पैसे नज़र आते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि हमाद साहब क्योंकि खुद इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो उन्होंने आपको कहा कि भाई ये बहुत इनकम्पेटिटिव हो जाती है, बंद करो तो इसको बंद करें आप, क्योंकि उनका अपना बिजनेस भी मुतासिर हो रहा है। मैंने बंद करा, नहीं फिर क्या हुआ? नहीं मगर वो ये मैं कह रहा हूँ ना, आप उनको नहीं हाथ डाल पा रहे ना, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ। आप फाटा पाटा के जो पेशावर ये है और जमरूद ये है, दो कदम पर आप जो सरिया बनता है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, अगर वो जमरूद में ही बिके, मगर अगर पेशावर में बिकेगा तो टैक्सेबल है। साबिक हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, सबके इंटरेस्ट होने के बावजूद भी ये काम नहीं रुक पा रहा, नहीं रुक पाता। अच्छा, उनका ये कहना है गवर्नमेंट्स का, आई डोंट नो, वो कहते हैं कि अगर आप जिस वक्त भी इनकी इकोनॉमिक्स में हाथ डालते हैं तो ये फाइनेंस कर देते हैं पीटीएम को। और फिर मुझे ये बताइए कि एक और, मगर बहुत सारी चीज़ें थी जो आप नहीं भी मानते थे। आपने गालिबन आपको ये कहा जाता था कि जो अपोजिशन है उस वक्त की, उनके एफबीआर में जो टैक्स रिकॉर्ड हैं उनके हवाले से कोई केसेस बनाना, ये वो आए रोज़ आपको ये फरमाइश की जाती डेली। कौन करता था डेली? नहीं देखिए, जो हमारे जो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो वाले लोग होते हैं और बेनामी वाले लोग थे, ये बेचारे वो नॉन टेक्निकल से लोग होते हैं। और आपको पता है PMLN के भी बहुत सारे MNA हैं, तो कभी इसकी फाइल ले आए, कभी उसकी फाइल ले आए, कभी उसकी फाइल ले आए कि सर इसे केस खोल दें। तो क्यों, मैं टैक्स का आदमी, मैंने कहा यार किस बात के टैक्स के केस खोल दे, कोई टैक्स ले केस लाओ, मैं खोल देता हूँ, बट मैं क्यों केस खोलूँ जिसका, जब केस कोई, मैंने मेरे पूरे टाइम में मैंने किसी बंदे का टैक्स का केस नहीं खोला, क्योंकि मुझे लॉजिक नज़र नहीं आती थी टैक्स खोलने के लिए, क्यों खोलूँ मैं केस। शहजाद अकबर साहब आपसे कहते थे? शहजाद अकबर साहब नहीं, शहजाद अकबर डायरेक्टली नहीं कहते थे। शहजाद अकबर साहब एक सोफे में बैठ जाते थे, इमरान खान यहाँ बैठते थे, मुझे बुलाते थे, यार ये एक शहजाद ये कह रहा है क्या करना है, मैंने कहा तो मैं कहता था सर, मैं ये कहता था कि सर शहजाद को बोले मेरे साथ आ जाए,
फिर मैं शहजाद को सल जाता था, मैं कहता सर ये नहीं बनता है, रहने दें इसको, छोड़ दें। तो वो बेचारे नहीं, देखो यार मेरी बात, दिलचस्प बात है कि इमरान खान साहब आपको बुलाते थे, शहजाद अकबर साहब बैठे होते थे, इमरान खान साहब खुद नहीं बोलते थे, बट वो कहते थे शहजाद अकबर कह रहा है कि फलां महीने का केस बनता है तो इसको देख लो। हाँ देख लो, नहीं मैं ये देखो मैं क्रेडिट दूंगा, उसने मुझे कभी नहीं कहा खोलो, देखो कभी नहीं कहा यार शहजाद ये कह रहा है कि यार ये फाइलें लेकर आया है, ये फाइलें लेकर आया है, ये कहता है। मैंने कहा ठीक है यार देख लेता हूँ मैं, मुझे फाइल दे दे मैं देख लेता हूँ। मगर वो देखो ना, वो बेचारे, देखो मेरी बात सुनो, टैक्स का केस खोलना एक बड़ा टेक्निकल सा मसला होता है। अगर आप बिल्कुल एक नॉन प्रोफेशनल आदमी होते शायद वो खोल भी देता। मैं काम को जानता हूँ, मैंने कहा नहीं यार इसमें कोई केस बनता नहीं है। अगर अब मसला ये है कि सारे के सारे मामले में, क्योंकि आप सबसे पहले थे 2021 दिसंबर में जब आपने कहा, उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी और आपको बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया। आपने कहा भाई हम 16 दिसंबर 2021 के हम भाई गिरफ्तार, हम ये डिफॉल्ट करने जा रहे हैं, बड़ा बुरा मामला है। आपके 2-2.5 महीने बाद खुद वजीर खजाना होते हुए शौकत तरीन ने भी कहा कि इकॉनमी हीटअप कर रही है और मुझे बड़ा डर है कि हम ज़्यादा मामलात की तरफ जा रहे हैं। फिर आपने एक दफ़ा और भी कहा बाद में, जब ये मौजूदा हुकूमत आके कहने लगी कि हमने मामला ठीक कर लिया, आपने कहा बिल्कुल ठीक नहीं हुए। बट नाउ अगेन, अब आपको लग रहा है डिफॉल्ट का खतरा टल गया है, नहीं टला है? देखो जो दिसंबर तक तो हमारा डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, दिसंबर तक तो हम अपनी इंस्टॉलमेंट को पे कर देंगे। मगर जो कुछ आगे नज़र आ रहा है मुझे, वो आगे बहुत परेशान कुन है। और वो जो IMF वाले हैं, वो मुझे ये शक है कि जो उन्होंने आपको कागज़ बना के दिया है इस वक्त, जिसके बेस पर आपको ये ग्रांट दी गई है, पैसे दिए गए हैं, वो थोड़ा सा उन्होंने आपका फेवर किया है। उन्होंने कहा यार अच्छा कागज़ बना दो, अभी बोर्ड को उससे पैसे ले लो और इसको एक स्टेज पे आगे चलने दो। जो जब ये मार्च 2024 आएगा, तो जब IMF आपके साथ लॉन्ग टर्म 5 साल का प्लान करेगा, तो वो फिर आपके साथ बात करेगा कि उनका क्या इरादा है। और उनका इरादा फिर आपके लिए डिफ़ॉल्ट या नॉन डिफ़ॉल्ट या जो कुछ भी वो समझते हैं, वो आज आपके साथ पूरी तरह खुल के सामने नहीं आए हैं। जो उनके कागज़ हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने अभी अपनी किताबें ओपन रखी हुई हैं, और वो ये कह रहे हैं कि उसकी बुनियादी वजह जो है, मुझे जो नज़र आ रही है परेशानी की, वो ये नज़र आ रही है कि पाकिस्तान जो प्रोजेक्शन वो लोग कर रहे हैं, उसमें भी वो गवर्नमेंट से और मल्टीलैटरल से कोई इन्फ्लो नहीं दिखा रहे आने वाले दिनों में। तो वो ये टेक्निकली आपको ये कह रहे हैं कि आपको मार्केट से पैसे उठाने पड़ेंगे, और वो तकरीबन 50 से 60 बिलियन डॉलर बनता है। हमारे पास क्या हम अपने रेटिंग के हिसाब से 50 से 60 बिलियन डॉलर मार्केट से उठा सकेंगे, और किस लेवल पे, किस रेट पे उठाएंगे, ये सारी बातें IMF आपको उस वक्त डील करेगा जब आप अगले प्रोग्राम में आएंगे। तो उन्होंने आपको जाके एक कॉर्नर में खड़ा कर दिया है कि जब मार्च के अंदर तो आपको एक निहायत सख्त प्रोग्राम में आना है। मतलब यानी कि जो उनकी रिपोर्ट है, इसको देख के भी लग रहा है कि सियासी जमातों को आपस में हुकूमत में आने के लिए नहीं, बल्कि हुकूमत में ना आने के लिए लड़ना चाहिए। देखो शाहजेब, मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान में जो भी आदमी 23 के इलेक्शन जीत कर आएगा, वो निहायत बदकिस्मत इंसान होगा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इतनी शदीद पोजीशन में जाने वाला है। क्योंकि IMF का जो प्रोग्राम अब आने वाला है, उसमें देखिए IMF के प्रोग्राम जो होते हैं वो सिर्फ आपको लिक्विडिटी और डिफ़ॉल्ट से बचा देते हैं, मगर अवाम के लिए, पब्लिक के लिए तो बड़े सख्त होते हैं ना वो। तो क्या पाकिस्तान में वो कर सकेंगे? क्या आप पाकिस्तान में ये अफोर्ड कर सकेंगे कि इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हो रही हो और लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा हो, इन्फ्लेशन हाई हो? क्या पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये अफोर्ड कर सकेगी? अभी तो ठीक है, अच्छा लग रहा है आपको। जब ये गवर्नमेंट ये कहती है ना हमने डिफ़ॉल्ट से बचा दिया, ये कर दिया, तो वो मैं कहता हूँ आप बड़ा शॉर्ट टर्म बात देख रहे हैं। अभी आपको बहुत आगे की चीज़ देखनी है। मेरी ये फीलिंग है कि IMF आपके साथ बहुत सख्ती से पेश आएगा इन द मार्च 2024 तक हमारा डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, मगर हमारा डॉलर भी स्टेबल नहीं होगा। मतलब स्टेबल तो इस सेंस में हो जाएगा कि यही 300 के आसपास चलता रहेगा। मार्च 2024 में पाकिस्तान का यस और नो है। अच्छा, इसमें जो सबसे अफसोस की बात है शाहजेब, वो ये है कि हमारी कोई पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल जो सिस्टम है, कोई भी हमारा इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट जो इश्यूज़ मैंने डिस्कस किए हैं इसके बारे में बात नहीं करता। कोई आदमी ये बात नहीं कर रहा कि IMF क्या कह रहा है। वो पॉलिटिकल गिमिक पे खेल रहे हैं कि ये पार्टी ये कह रही है, ये पार्टी ये कह रही है, मैंने ये किया। वो पाकिस्तान की बैलेंस शीट पढ़ नहीं रहे हैं। जिस तरह मैंने 16 दिसंबर 2021 को पढ़ी थी, वो आज बैठ के ये नहीं पढ़ रहे कि आगे क्या होने वाला है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के आगे वाले दिन IMF ने तो बता दी है कि हमारे हिसाब से ये है,
मगर अगर आपने अपनी एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाया इन द ट्यून ऑफ, जो कि तकरीबन 30% से ऊपर नहीं बढ़ाया, जो कि और वो नहीं बढ़ने वाली, तो फिर आपका वैसे सवाल ये क्यों नहीं बढ़ने वाली? अगर बांग्लादेश अपना अगले साल के लिए 72 अरब डॉलर्स का टारगेट कर रहा है एक्सपोर्ट्स प्लस सर्विसेज का, अगर भारत की भी एक्सपोर्ट्स अब मुसलसल बढ़ रही हैं, उनके 600 अरब डॉलर के रिजर्व्स हो गए, मेनली ड्रिवन बाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपने रिसेंटली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में भी लिखा है। हमारे यहाँ ना FDI आ रही है जो भारत में खूब आ रही है, ना हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है जो भारत और बांग्लादेश की खूब बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ रही? देखिए, दो वजह है। हमारी एक्सपोर्ट, जो हम माने या नहीं माने, हमारी एक्सपोर्ट राउंड अबाउट में रहेगी फॉर द टेक्सटाइल और या IT, ठीक है। पहले दोनों पे आता हूँ मैं। और टेक्सटाइल का जो मसला है हमारा वो ये है कि टेक्सटाइल में हमारे पास अच्छी क्वालिटी की कॉटन नहीं है, ना क्वांटिटी है ना क्वालिटी है। आज भी पाकिस्तान में जो एक्सपोर्टर है, आज अगर आप पाकिस्तान की, आज ही लिस्ट आ रही है, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिल है, इसकी हाईएस्ट एक्सपोर्ट है, वो स्टाइल टेक्सटाइल लाहौर की है, ठीक है। आप उससे पूछें कि आप कॉटन कहाँ से लेते हैं, वो इम्पोर्टेड कॉटन इस्तेमाल करता है। तो अगर आप इम्पोर्टेड कॉटन इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पास लोकल कॉटन नहीं है, तो फिर आपको पूरा वैल्यू एडिड का सेक्टर बनाना पड़ता है। इम्पोर्टेड कॉटन पे यार्न नहीं बिक सकता। इस बात समझे बेसिकली। तो पाकिस्तान ने वैल्यू एडिड बनाया नहीं है। तो हमने जो टर्फ दिया है वो भी ज्यादा स्पिनिंग में लग गया, जैसे स्पिनिंग लग गई है सारी, 2% पे कर्ज दिया और वो स्पिनिंग में लग गया। स्पिनिंग में लग गया, दैट्स द होल पॉइंट। तो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा जब आपका सारा कॉटन जो है, ना कॉटन अवेलेबल है अच्छी क्वालिटी का, ना कॉटन क्वांटिटी में है, ना क्वालिटी में है। तो अगर इम्पोर्टेड कॉटन मैंने लानी है तो फिर दूसरी बात जो है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के पास जो IPP वाला सिलसिला है, बिजली वाला सिलसिला है, उसके वजह से जो बिजली की पर यूनिट कॉस्ट है वो बांग्लादेश और इंडिया से सब्सटेंशियली हाई है। तीसरी बात यह है कि जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग है वो हमारी इंडिया, इस वक्त बांग्लादेश का डिस्काउंट रेट 6.5% है, हमारा 22% है, ठीक है। बांग्लादेश का टैक्स रेट 22% है, हमारा टैक्स रेट तकरीबन 50% है। तो आप बांग्लादेश से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अच्छा, अब आगे चलें। अब जो अगला जो हमारा सेक्टर है IT। अच्छा, मगर मसला है ना, फिर बिजनेस कम्युनिटी को भी तो कुछ सोचना है ना। अगर उन्हें 2% पे मिल रहा था लोन टर्फ के तहत, जो कि साबिका हुकूमत में दिया गया, तो स्पिनिंग में लगाने की बजाय वैल्यू एडिशन में कर सकते थे। वही तो सवाल है ना कि जिन्होंने टर्फ दिया तो उनको ये भी देखना चाहिए था कि वो क्या कर रहा है। ये तो नहीं देखा ना उन्होंने क्या कर रहा है, उन्होंने जो स्पिनिंग लगा दी सारी टर्फ में। देखो, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ। जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इस वक्त, वो सिर्फ 10 साल पहले आया है पाकिस्तान में। तो इसका मतलब है जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्टर है उन्होंने कुछ नहीं किया है पाकिस्तान के लिए। आखिरी बात शाहजेब उसके अंदर ये है कि हमारा जो फ्यूचर है वो है इंपोर्ट एंड देन री एक्सपोर्ट। मतलब हमारे पास लोकल एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि लोकल को आप लाएं, बाहर से इंपोर्ट करें, कॉटन जैसा बांग्लादेश करता है, बनाएं और बाहर भेज दें। अगर आपने ये करना है ना शाहजेब, तो आपको इंडस्ट्रियल बेस लगाना पड़ेगा कराची में। आप इस बेस को फैसलाबाद में नहीं लगा सकते, क्योंकि आप 1000 मील की जाना और 1000 मील का आना नहीं हो सकता। और कराची में आपकी डेवलपमेंट 10, 15, 20 साल से रुकी हुई है। तो एक्सपोर्ट को अगर आपने इमीडिएटली बूस्ट देना है तो इसको बनाना पड़ेगा इंपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट। जगह वियतनाम है या बांग्लादेश है, वो ये करता है कि इंपोर्ट करता है कॉटन और आगे एक्सपोर्ट कर देता है। इस वक्त कराची पोर्ट कासिम के एरिया में जो इंडस्ट्रियल लैंड है उसकी कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो आप सोच नहीं सकते। आपने उसको भी कमर्शियल प्लॉट बना दिया ना। वो भी कमर्शियल प्लॉट बन गया है ना। इस वक्त जो इंडस्ट्रियल प्लॉट है, आप एक रेगुलेशन कल इशू करें कि कोई भी आदमी इंडस्ट्रियल प्लॉट को अगर 1 साल में इस्तेमाल नहीं करेगा, हम उससे प्लॉट ले लेंगे। इस वक्त आपके पास स्टील मिल के अंदर 250 इंडस्ट्री लग सकती है, उसके बाद ज़मीन खाली पड़ी है। क्यों नहीं लगाते? मुझे बताएं, क्यों नहीं लगाते? और आप एक पॉलिसी बनाएं कि जो पोर्ट कासिम में जो भी इंडस्ट्रियल प्लॉट है, अगर वो 1 साल में इस्तेमाल नहीं होगा तो हम उसको वापस दे देंगे। इस वक्त सबसे महंगी ज़मीन कराची में इंडस्ट्रियल एरिया की है। कोरंगी में कोई प्लॉट खाली नहीं है। देखिए, इतने बुरे हालात हैं, फिर भी कराची में कोई प्लॉट खाली नहीं मिल रहा। आप जाएँ कोरंगी, क्यों नहीं मिल रहा? सब। और ये बड़ी अहम बात है। और मुझे ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर है इस सारे के सारे सिनेरियो में हमें नज़र आया कि सियासी जमातें क्लेम करती हैं तैयारी उनकी कोई नहीं होती है। कोई तैयारी नहीं है। आपने भी कोई 2019 में जाके जब ज्वाइन किया तो मैं देख रहा था आप हवाला दे रहे थे एक 6 मई 2019 की मीटिंग का, जिसमें आप और आरिफ नकवी इमरान खान साहब के पास गए वज़ीर आज़म, और 2021
दिसंबर की बात नहीं है, 16 दिसंबर की कि आपने डिफॉल्ट की बात की। आपने उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान को जाके कहा कि 8-10 महीने आपकी हुकूमत को हो गए, ये जिस तरह चल रही है डिफॉल्ट की तरफ जा रही है, क्या कर रहे हैं आप? 100%। फिर क्या हुआ? ये बात है 7 या 6 अप्रैल 2019 की। जब इमरान खान की गवर्नमेंट की प्रॉब्लम आई तो मैं और आरिफ नकवी साहब इमरान खान के पास गए। हमने कहा सर आपकी एक्सपोर्ट, आपकी इंपोर्ट, आपकी एक्सपोर्ट, आपकी टैक्स कलेक्शन, ये तो बिल्कुल आपको आउट करिए और आपको IMF में जाना पड़ेगा। कहते कि सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने कहा क्यों? कहते नहीं जी कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने कहा सर फिर आप इस तरह करें कि मैं आपको 3 स्लाइड बना के दे देता हूँ, कल आएंगे हम दोनों। मैंने 3 स्लाइड बनाई, उनको समझ आया। मैंने कहा सर ये पोजीशन है। तो कहते यार ठीक कहते हैं। उसने फ़ोन किया असद को, उसने कहा असद ये तो ये कह रहे हैं, असद उमर को, हाँ जो फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उसने कहा ये तो ये कह रहे हैं। तो कहा सर ठीक कह रहे हैं। उसने कहा ठीक कह रहे हैं। तो उसने कहा सर तुमने मुझे बताया नहीं। कहता सर मेरा ख्याल था आपको पता है। असद उमर वज़ीर आज़म इमरान खान को कह रहे मुझे लगा आपको पता होगा कि डिफॉल्ट वाली सूरत हाल पैदा हो नहीं, ये हालात हो गए। ये हालात हो गए। उसके बाद 3 दिन बाद आपको पता है आपको चेंज करना पड़ गया। आपको 3-4 दिन बाद असद उमर साहब को रिप्लेस किया। जी चेंज किया गया ना। ये आपको याद नहीं? उससे पहले हम ये बार बार कहते थे कि हम IMF में नहीं जाएंगे कहते थे ना। बिल्कुल। मगर वही ना सिर्फ ये कहते थे बल्कि जो कह रहे थे कि आप IMF प्रोग्राम में चले जाएं, उन पर तनकीद करते थे असद उमर साहब कि भाई ये जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ज़हनी तौर पर गुलाम है, हम अपने टर्म्स में जाएंगे जब हमें जाना होगा। ये 5-6 अप्रैल 2019 की बात है। उसका ठीक है। फिर हफीज शेख आए, फिर रजा बाकर आए, फिर पूरा सिस्टम चेंज हुआ। आप मुझे बताएं क्या ये रियलिटी नहीं है? क्या ये रियलिटी है? और मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमारा मसला ये होता है कि हम PM को क्या कह रहे होते हैं। सवाल ये ना कि हम PM को क्या कहते हैं। जैसे अभी आप देख लें ना, अभी आप ये IMF प्रोग्राम से जून के अर्ली जून में हम ये कह रहे थे कि IMF चाहता है डिफॉल्ट में चले जाए। हमने बयान दिया था ना, हमारे वज़ीर ख़ज़ाना ने बयान दिया था। क्यों दिया था? देखिए आप एक आदमी से कल, अब मैंने उसको कोई भी कहा था टीवी पे आके कि भाई ये नहीं कहें, इन्हीं से पैसे लेने कल आपको, और वही हुआ। फिर वही हुआ। आखिर में माननी पड़ी बात है। बात ये मतलब वज़ीर आज़म को लिटरली कॉलें करनी पड़ी, खत लिखने पड़े, मुलाकात करनी पड़ी, जिन्हें आप आंखें दिखा रहे थे, आंखें झुका के पैसे जाके लेने पड़े। देखें जब वज़ीर आज़म, जब कोई वज़ीर आज़म IMF को टेलीफोन करे तो उसका मतलब होता है कि वज़ीर ख़ज़ाना के साथ उसकी डेडलॉक हो चुकी है। मैं भी डील करता रहा हूँ ना, तो हम इमरान खान के पास उस वक्त जाते थे जब हमें ये लगना होता था कि यार अब कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको मिसाल देता हूँ, कंस्ट्रक्शन की स्कीम आई, उसमें एक एमनेस्टी थी। अब वो IMF वाले एमनेस्टी नहीं मानते थे, तो शेख साहब की डेडलॉक, शेख साहब ने कहा मैंने नहीं करूँगा। तो फिर वही बात करनी पड़ी उसे जाके, तो वो प्राइम मिनिस्टर ने बात की। तो प्राइम मिनिस्टर के आने का मतलब ही ये है कि बाकी सब नाकाम हो चुके हैं, टोटल जीरो हो चुका है। अब ये, मगर ये बड़ी अफसोस की बात है कि एक नॉन टेक्निकल आदमी बेचारा जाके जब बिल्कुल हाथ पैर जोड़ लेता है, फिर क्या होता है? देखो इस पे थोड़ा सा और पाकिस्तानी अवाम को बता दूं, जब वो जो हाथ पैर जोड़ता है फिर डायरेक्ट नहीं जोड़ता, फिर वाया वाशिंगटन जोड़ता है। तो वो फिर आप देखिए, फिर उसके लिए कंसिडरेशन होती है, फिर शर्मिंदगियाँ होती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। पर सब और अहम बात यह है कि इस सारे के सारे सिनेरियो में क्योंकि आप इन कांटेक्ट तो थे ओहदा छोड़ने के बाद भी इमरान खान साहब के साथ, तो जो 16 दिसंबर 2021 वाली तकरीर है, उसके बाद आपने उनको नहीं बताया कि भाई मैं आपसे सिंसियरली कह रहा हूँ कि हालात ठीक नहीं हो रहे हैं, गलत तरफ जा रहे हैं, वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब जिस तरीके से मईशत को लेके जा रहे हैं, ये तबाही की तरफ हम जा रहे हैं? देखिए मैं उनसे कांटेक्ट में था। मैंने उनको हमेशा ये कहा कि आप ने गलती ये की है कि जो आपका इकोनॉमिक का विज़िट था, जो आपको इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत, आपको इकोनॉमिक्स में पब्लिक को साथ लेके चलता था, जहांगीर खान तरीन, उसके साथ आपने एक बड़ा डेडलॉक किया। और ये कि ये जो शौकत साहब जो हैं वो जिस तरह से उनको आप ये कह रहे, आपने ये इंस्ट्रक्शन दी है कि मुझे 6.25% की ग्रोथ रेट चाहिए। अब 6.25% की ग्रोथ रेट MG गाड़ी इंपोर्ट करके नहीं हो सकती। देखिए ना, 6.25% मैं भी बना सकता हूँ, मैं आप इंपोर्ट करना शुरू कर दूँ, हो जाएगी 6.25। तो जब आपने 6.25%, आप पहले ये फैसला कर लें कि पाकिस्तान को स्टेबलाइज़ करना है या 6.25% की ग्रोथ चाहिए। जब गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया कि वो 6.25% की ग्रोथ चाहती है, 6% प्लस की ग्रोथ चाहती है अगले इलेक्शन में जाने के लिए, तो उस दिन उन्होंने तबाही अपने लिए खोल ली थी, खुद ही खोल ली थी कि आपको पता है कि कोई इंडस्ट्री एक्सपेंड नहीं हो रही है, गाड़ियां बना के लार्जेस्ट आप गाड़ियों को असेंबल करके आप अगर कहते हैं कि मेरी ग्रोथ हो गई है। ये बात खान साहब को समझ आ गई थी, और खान साहब को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता थी कि जो इकोनॉमिक्स वो चला रहे हैं उस इकोनॉमिक्स की बुनियाद पर वो अगला इलेक्शन नहीं जीत सकते। इसलिए डॉक्टर हफीज शेख को हटाया गया? नहीं, हफीज शेख नहीं, मेरा मकसद है
देखिए मैं वो कह रहा हूँ ना कि हफीज शेख को हटा के इसलिए शौकत तरीन साहब को लाया गया ना, क्योंकि हफीज शेख साहब एक कंजर्वेटिव आदमी थे कि भाई आपने इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखना। हाँ, अगर ये गवर्नमेंट चलती रहती शेख तरीन साहब की, तो पार्टी को इलेक्शन में 5% वोट भी नहीं मिलता, क्योंकि वो इकोनॉमिकली कोलैप्स कर जाते बाय द एंड ऑफ द टर्म। यानी आप कह रहे हैं जिस तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत जा रही थी, टर्म के एंड तक कोलैप्स हो गया होता पाकिस्तान। नहीं, इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है, मतलब उनको गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी नहीं मिलती ना, मेरा मकसद कहने का है ना। तो आप कह रहे इकोनॉमिकली पाकिस्तान कोलैप्स कर जाता। पाकिस्तान नहीं कोलैप्स करता, और जो रूल पावर में होता है वो कोलैप्स करता। तो वो तो पहले हट के तो उनको एक समझ लें एक्सक्यूज मिल गया ना, इन दैट सेंस। यानी इस ग्रोथ का फायदा नहीं होना था, जो कि इतने बड़े करंट अकाउंट, क्योंकि मुसलसल रिजर्व्स गिर रहे थे, $10 अरब से भी कम हो गए थे, $17.5 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया था। शाहजेब, मसला पता है क्या है, हमारी सारी गवर्नमेंटें अपने आखिरी साल में एक ग्रोथ बना देती है, और वो ग्रोथ आखिरी साल में जाकर पाकिस्तान के रिजर्व की ऐसी की तैसी फेंक देता है। जो खान अब्बासी की आखिरी गवर्नमेंट देख लें, उसमें हाईएस्ट ग्रोथ पाकिस्तान का $19 अरब और $30 अरब, ठीक है। तो ये जो हमारा तरीका है ना कि हम हर आखिरी साल में बैठकर एक उल्टी पुल्टी ग्रोथ बना देते हैं विदाउट एनीथिंग, और यही हम ये करने जा रहे थे। तो इसमें ये पाकिस्तान के साथ जो होना था वो होता, मगर उनकी पार्टी खत्म हो जाती इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पे। सब, और आपके अगर आप साथ होते तो क्या आपका ये मशवरा था, क्योंकि ज़रा इस एक जो फैसला है उसके जिम्मेदार तो शौकत तरीन साहब नहीं है, तो इमरान खान साहब का अपना फैसला था कि जाते जाते वो डीरेल कर गए IMF का प्रोग्राम, सब्सिडीज़ अनाउंस कर गए बिजली पर, साथ में पेट्रोल पर। आपका मशवरा ये होता उन्हें, आप समझाते, या उन्हें समझ में आनी नहीं थी जितना आपने साथ काम किया? क्योंकि शौकत तरीन साहब फॉर अ फैक्ट मैं जानता हूँ कि इस चीज़ के हामी नहीं थे कि ये होना चाहिए, मगर फिर भी वो कर गए जाते जाते। देखिए, नहीं, मेरा पता है क्या व्यू है, मेरा हमेशा ये व्यू है उनके बारे में कि बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक टीम्स के बारे में, कि इनका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता, और इनमें से बहुत कम लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर के सामने बोल सकते हैं। तो ये उनकी गलत बात भी मान लेते हैं, और ये कोई लॉन्ग टर्म व्यू नहीं लेते, ठीक है। और यही इमरान खान के साथ भी हो रहा था, और ये नज़र आ रहा था कि ये इकनॉमी नहीं इस तरह चल सकती। एग्रीकल्चर में सीरियस प्रॉब्लम आ गए थे, तो और डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। तो हम तो मशवरा दे रहे थे उनको कि आप अपने आप को सेटल करें, और ये चीज़ें सही नहीं हैं, मगर वो मतलब उस वक्त जो थे वो सुनने के मूड में नहीं थे। इमरान खान साहब सुनने के मूड में नहीं, वो ये समझते थे कि ठीक है, मतलब वो एक होता है ना, एक आदमी इनविंसिबल समझने लगे अपने आदमी को, या अपने आप को, या इंडिस्पेंसिबल समझने लगे। ठीक है, अगर मैं नाकाम भी हो गया तो ठीक है, पाकिस्तान तो मेरे साथ चलेगा ही ना। जब एक आदमी का सोच ये आ जाती है, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। मतलब इंडिस्पेंसिबल इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की वजह से फील करते थे, क्योंकि अवाम में तो वो बार बार बाई इलेक्शंस भी हार रहे थे हुकूमत जाने से पहले। नजर आ रहा था कि पॉपुलैरिटी लूज़ की, अब तो खुद भी मानते कि मैं लूज़ कर रहा था, मेरी हुकूमत गिरा के उसके बाद नहीं। वो देखिए, उनका ये हमेशा से, मेरा ज़ाती भी हुआ है, वो ये बिलीव करते थे कि पाकिस्तान में जो बाकी दो लोग पॉलिटिशियंस हैं, मैं उनसे डिफरेंट हूँ, और पब्लिक एक लार्ज मुझे सपोर्ट मिल जाएगी जब भी मैं मास इलेक्शन में जाऊँगा। ये उनका एक बिलीव था। और मैंने उनको बहुत आखिर में भी, जब हटने के बाद भी उनको कहा कि आप साथ बैठें, इनके साथ बैठें, और ये एक पॉलिटिकल सेटलमेंट करें, इलेक्शन कराएं। तो उन्होंने हमेशा वो यही कहते थे, नहीं मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। दैट्स द होल प्रॉब्लम, दैट्स वेयर ही कोलैप्स्ड। और आप समझते हैं कि बेहतर होता अगर उनकी अप्रोच डिफरेंट होती? देखो, उनका बिलीव है कि मैं अगर बाहर बैठ जाता हूँ तो मैं भी उसी कैटेगरी में चले जाता हूँ। मगर मेरा सवाल ये कि ये तो आपका परसेप्शन है ना, आप कह रहे हो कि मैं बराबर डिफरेंट हूँ, मगर क्या मगर जो उनको ज्वाइन करता है वो तो उसके तो गुनाह माफ़ कर देते हैं। वो जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, पार्टी का सदर बना दिया। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो ये जब आप, मेरा ज़ाती व्यू है कि उनको आखिर तक ये ऑफ़र की गई थी, की जा रही, शायद अभी भी की जा रही हो, कि भाई आप साथ बैठे बात करें। ये तो कोई बात नहीं है ना कि यार ये ABCD से मैं बात ही नहीं करूँगा, ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये जो चीज़ है ना, मेरा अपना ख्याल है इस टेंजेंट पे बात नहीं जानी चाहिए थी, और वो चली गई जाती। और आप देख लें, सारा इशू यही है, और बाकी कोई इशू ही नहीं है कि जी आप कहते हैं कि ABCD से बात नहीं होनी चाहिए। अगर ABCD बात, अगर पॉलिटिकल रियलिटी है तो बात करनी पड़ेगी। और आप फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कहते रहे उधर छोड़ने के बाद भी कि आपका बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है इमरान खान साहब के लिए। तो आप, अफसोस है आपको ये जो कुछ हुआ और जिस तरीके से चीज़ें बाद में। मेरा सॉफ्ट कॉर्नर मेरा इसलिए कि मैंने इमरान खान के लिए शौकत खाना बनवाया था। मैं फर्गूसन का सीनियर पार्टनर था, तो मैंने पूरा शौकत खाना बनाया, हमारे ज़माने में बना, हमने पूरा शौकत खाना बनाया, और शौकत खाना में एक अच्छी प्रोजेक्ट थी। और मैंने देखा कि मतलब एक जज्बा देखा उनके लिए, मगर
मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस उनकी टीम पे हुआ, हमेशा हुआ। मैं ये समझता था, जब मैं पार्टी में कभी नहीं गया, कि ये समझता था कि ये कुछ तैयारी से आ रहे हैं। तो जब मैंने अंदर गया तो मुझे लगा कि उनके आपस में इतने इख्तलाफात हैं, इतनी चीज़ों में इतनी ज़्यादा कंट्रडिक्शंस हैं कि वो चीज़ें चल नहीं पा रही थी। तो वो तो अभी भी तैयारी अपनी यही बताते हैं कि मैं आऊँगा तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत सारे पैसे लेके आएंगे और फिर पाकिस्तान की मईशत ज़बरदस्त हो जाएगी। आपके ख्याल में ये तैयारी है? नहीं, ये तैयारी नहीं, तैयारी नहीं। बहुत शुक्रिया। शबरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मईशत से लेकर उनके जो ज़ाती तजर्बात रहे पिछली हुकूमत में, इसके अलावा उसके बाद भी, और फिर जो पाकिस्तान की मईशत है उस पर बहुत तफसील से हमने उनसे बात की। आज प्रोग्राम में इतना ही। इरादी, अल्लाह हाफ़िज़।